नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 के लोग भूगोल एनसीईआरटी कर रहे थे। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से कौन से यूरोप के कृषि आधारित उद्योग हैं? जैम और जेली बनाना, शराब उद्योग, बेकरी उद्योग और चीनी उद्योग। केवल एक, केवल बी, केवल सी या केवल डी। ये चारों क्या हमें चारों हो जाएंगे सही आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं पहले। यूरोप में कृषि आधारित अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। जैम और जेली फलों के उत्पाद हैं। शराब बनाने में अंगूर का उपयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में गेहूं के आटे से बने उत्पादों पर आधारित है। चीनी उद्योग चुकंदर पर आधारित है। देखो यूरोप में जो है ना, चीनी जो ज्यादातर वो चुकंदर से ही बनाई जाती है। पूर्वी यूरोप जैसे कि बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया और पोलैंड में खाद्य वस्तुओं के संसाधन तथा कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों का अच्छा विकास हुआ है। बुल्गारिया के गुलाब और नीदरलैंड के ट्यूलिप विश्व भर में प्रसिद्ध है। देखो बुल्गारिया क्या, गुलाब और नीदरलैंड के ट्यूलिप विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, यूरोप में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसके कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर चारागाह है। यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए किया जाता है। डेनमार्क अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा सही? ठीक है, देखो जो आपका पशुपालन है केवल मांस के लिए नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा गलत भाई। और 1 और 3 इसके सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पशुपालन केवल मांस के लिए यूरोप में नहीं किया जाता, यह बात एकदम गलत है। ठीक है, तो जो भाई कथन एक क्या है सही है, यूरोप के कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर क्या है चारागाह है। और कथन जो गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ पशुपालन दूध और मांस दोनों के लिए भी क्या है किया जाता है, केवल मांस के लिए पशुपालन नहीं किया, दूध के लिए भी। इसलिए तो जो डेनमार्क में डेयरी उद्योग हुई है विश्व प्रसिद्ध है ना। यहाँ डेनमार्क अपने डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न नंबर 33। यूरोप में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है। यहाँ उत्तरी पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। अजरबैजान और रूस, यानी कि यूरोप महाद्वीप वाला भाग की बात हो रही है, रूस का। पेट्रोलियम के स्रोत हैं। फ्रांस में लव अयस्क पाया जाता है। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में आप लोग किधर जा रहे हैं भाई? ठीक है, प्रश्न नंबर 33 में जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता, ये बात गलत है। ठीक है, चलो अगला है। देखो एक गलत था, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है, वहां पर यह बोला गया था कि कोयला ब्रिटेन में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यूरोप की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। स्पेन, यूक्रेन और रूस में भी कोयले के भंडार हैं। पेट्रोलियम के निक्षेप कुछ क्षेत्रों में अवसादी चट्टानों के निक्षेपों में मिलते हुए, जो पेट्रोलियम मिलता कहाँ? अवसादी चट्टानों के प्रदेशों में मिलते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाया जाता है। उत्तरी सागर, रोमानिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस में पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एवं रूस में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। ठीक है, एकदम बात सही है भैया। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है, ये भी बात सही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ये दोनों कथन क्या है सही हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या इसकी देखो, डेनमार्क का औद्योगिक विकास जो है ना वो कृषि उत्पादों के आधारों पर ही हुआ है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक, बेल्जियम और नीदरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। इन देशों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ियां, धातु और कांच की वस्तुओं तथा रसायन सारे विश्व में प्रसिद्ध है।
अगला है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? डागर बैंक है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तरी सागर में, मध्य सागर है, या कैस्पियन सागर है, या काला सागर है? 35 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर हो जाएगा इसका सही आंसर। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक और ग्रेट फिशर उत्तरी सागर में स्थित है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और पुर्तगाल प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। राइन नदी मार्ग यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जल मार्ग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 36। 36 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? 36 में जाएगा भाई दोनों बातों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूरोप के संबंध में ये दोनों ही बातें एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों बातें भी सत्य हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बताओ सबसे महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते। अच्छा, कौन सा जो महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता है, इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। राइन नदी मार्ग यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्थलीय मार्ग है। टेम्स, सीन, डेन्यूब और ओल्गा अन्य प्रमुख जलमार्ग हैं। और ये बता दो ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, तभी आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। अगला है प्रश्न नंबर 37। यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह निम्न उच्चावच वाला देश है, इसकी पहाड़ियां नीचे हैं और इसकी तटरेखा बहुत दंतुरिक है। दंतुरिक का मतलब कटी फटी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? प्रश्न नंबर 37। ठीक है, ये तीनों बातें क्या सत्य है? अब ये बता दो यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं? इंग्लैंड आता है, कौन कौन सा आता है? इंग्लैंड भी आता है और वेल्स आता है और आयरलैंड आता है। ठीक है, ये आते हैं, तीन देश आते हैं भाई यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है, और आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। क्यों, क्या आंसर इसको जाएगा? यूनाइटेड किंगडम को, इसका भी कमेंट कर दो कौन कौन से इसमें देश आते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बातें यूनाइटेड किंगडम के बारे में सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में देखो दिया है, आप व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखो, यूनाइटेड किंगडम की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा समतापी है। यहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 2 घंटे के लिए ही धूप निकलती है। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 38। नंबर 38 में 1 और 3 सही है, ये 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यूनाइटेड किंगडम की जलवायु पर महासागरों के प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा समतापी होती है। इस देश में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमान में बहुत कम अंतर होता है भाई। जहाँ पर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, जो समुद्री एरिया होता है ना, वहां पर उसके आसपास जो तापमान में अंतर होता है वो बहुत ही कम मिलता है ठंडी और गर्मी में। ठीक है, समुद्र किनारे। अतः कथन क्या है? एक सही है। कथन 2 में क्या है? क्योंकि यह वर्षा वर्षा वर्ष भर होती है, ना कि सिर्फ शीत ऋतु में होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, ये बात ध्यान देना भाई। अगला है, फ्रांस की जलवायु के विपरीत यहाँ धूप कम खिलती है। प्रतिदिन औसतन 2 घंटे के लिए ही धूप के दर्शन होते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। अगला है प्रश्न नंबर 39। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डांगर बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूनाइटेड किंगडम में, या आयरिश गणराज्य? नंबर 39। नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 40। मत्स्य उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ट्रॉलर सागरों की तली में मछली पकड़ने में सहायक होता है और जो ड्रिफ्टर है वो सागरों की ऊपरी सतह से मछली पकड़ने में सहायक होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? प्रश्न नंबर 40 में तो ट्रॉलर ट्रॉलर सागरों की तली में मछलियां पकड़ने में सहायक होता है, बात एकदम सही है भाई। जो ड्रिफ्टर होता है वो सागरों के ऊपरी सतह से मछली पकड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के पास यंत्र चालित नौकाओं का एक बड़ा बेड़ा है। इस बेड़े में ट्रॉलर और ड्रिफ्टर होते हैं। ट्रॉलर द्वारा सागरों की तली में मछलियां पकड़ी जाती है। इनमें से थैले जैसे जाल लगे होते हैं। ड्रिफ्टर द्वारा महासागरों की ऊपरी सतह से मछलियां पकड़ी जाती है। इसके जाल सागर के सतह से जल में बिल्कुल सीधे दीवार की तरह लटके रहते हैं। इन जालों की लंबाई कई 100 मीटर तक होती है। अगला है प्रश्न नंबर 41। लंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यह विदेशी वस्तुओं के पुनर्निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यह टेम्स नदी किनारे स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा सही? प्रश्न नंबर 41। ठीक है, तो लंदन के संबंध में ये तीनों बातें क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो भाई अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 42। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यह 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। फ्रांस का शैंपेन क्षेत्र शैंपेन शराब यानी अंगूर से निर्मित उत्पादन के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी पेरिस है। प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा सत्य? ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया 1 है वो गलत है भाई। ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ये गलत। बाकी ये तीनों बातें सही है। 2 3 4 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न है। देखो, फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। केवल रूस ही इससे बड़ा देश है। फ्रांस जो यानी कि जो रूस है ना वो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक, एशिया और यूरोप में दोनों में ही पड़ता है। रूस जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है और फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा देश है यूरोप का। ये इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन और सही थे। ठीक है, अब ये भी कमेंट कर दीजिए। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है किस नदी किनारे है? किस नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी यानी कि पेरिस? नदी किनारे है क्या? सी नदी किनारे है? बोलो भैया। अगला है प्रश्न नंबर 43। सूची 1 को सूची से के साथ मिलान करना है। इधर दिया गया पर्वत, इधर गया फ्रांस से सीमा। ठीक है, पर्वत और फ्रांस से सीमा, इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? नंबर 43। ठीक है, पेरिनीज फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ये जो पेरिनीज पर्वत है वो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। आल्पस फ्रांस को दिल्ली से अलग करता है। जूरा फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है और वाजेस फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। ये सामने सामने ही इसकी बातें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो जो पेरिनीज पर्वत है वो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, यानी फ्रांस और स्पेन के मध्य में बॉर्डर में आल्पस पर्वत जो है फ्रांस को इटली से अलग करता है और जूरा फ्रांस को स्विट्जरलैंड से और वाजेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। अगला है प्रश्न नंबर 44। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लांक, वेन नेविस, राकापोसी या इनमें से कोई नहीं। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। नंबर 45 है फ्रांस के उच्चावच और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आधे से अधिक भूमि यूरोप के विशाल मैदान का एक भाग है। यहाँ के उत्तरी और पश्चिमी भागों में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी और पश्चिमी
भागों की बात हो रही है। ठीक है, इसके उत्तरी पूर्वी भागों में मध्यवर्ती पठारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे कथन है जो सही नहीं है? ठीक है, ए, बी, सी या डी। 45 पूछा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 जो है ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों ही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं अगला। इसकी व्याख्या देख लो भाई। इसकी व्याख्या जो 3 गलत था, क्यों गलत था? फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भागों में मध्यवर्ती पठारों पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। 3 गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिणी फ्रांस में, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो दक्षिणी फ्रांस में पाई जाती है, ना कि उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी पूर्वी भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, फ्रांस के संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कोयला देश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो वास्तव में बेल्जियम के कोयला क्षेत्रों का विस्तार है। लौह एकमात्र ऐसा खनिज है जो फ्रांस में भारी मात्रा में पाया जाता है। लॉरेंस क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लॉरेंस क्षेत्र कहाँ और किस लिए प्रसिद्ध है। प्रयुक्त में से कौन से कथन सही है? प्रश्न नंबर 46। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 में ये तीनों बातें फ्रांस के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 47। नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उद्योग, कृषि या क्षेत्र। रेशम वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, गेहूं उत्पादन और अंगूर की खेती। आपको बताना है, मिलान करना है। ऊपर कौन से सुमेलित है, कौन से सुमेलित है, आपको ये बताना। प्रश्न नंबर 47। ठीक है, रेशम वस्त्र उद्योग जो है रोन नदी घाटी, एकदम सुमेलित है भाई। सूती वस्त्र उद्योग वासजेस, ये भी सही है। गेहूं उत्पादन पेरिस बेसिन के उत्तरी भाग में, और अंगूर खेती दक्षिणी फ्रांस में होती है ना। जब दक्षिणी फ्रांस यानी कि जो भूमध्य क्षेत्रीय, जो भूमध्य क्षेत्रीय जलवायु पाई जाती है दक्षिणी फ्रांस में। ये क्या है? ये सभी बातें क्या है? सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन, डेन्यूब, स्प्री और शीन। ठीक है, तो राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब ये बता दो, भारत में कौन कौन सी नदियां जो हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो कि डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई फटाक से। ठीक है, चलो अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, इसके बारे में देख लो। राइन नदी बवेरियन आल्प्स के पश्चिम में कटी फटी भूमि में बहती है, और जो एक प्रकार की चौड़ी भ्रंश घाटी है। नंबर 49 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राइन, वेसर, एल्बे, ओडर और डेन्यूब जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? ठीक है, तो राइन, वेसर, एल्बे और ओडर, ये चारों नदियां जो हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका हो जाएगा सी आंसर 49 का सही आंसर। ठीक है, डेन्यूब नहीं होती है, बाकी ये चारों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला है प्रश्न नंबर 50। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रूर राइन की सहायक नदी है। क्या जो रूर है वो राइन सहायक नदी है? लव अयस्क मुख्यतः, ठीक है, न्यूरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्वी में और रूर के दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। सेक्सोनी प्रदेश में उन्नत तकनीक पर आधारित उपकरण तथा यंत्र बनाए जाते हैं। नदी के तट पर बसा बान जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी है। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा सही? प्रश्न नंबर 50 सही नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है?
सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर इसका। बॉन राइन नदी के तट पर बना एक महत्वपूर्ण नगर है जो पहले जर्मन संघ गणराज्य की राजधानी था। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण शैक्षिक और औद्योगिक नगर है। ठीक है, पहले तो था लेकिन अब नहीं, इसलिए वो गलत हो गया। प्रश्न नंबर 51, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन रूर क्षेत्र जो है वो कोयला उत्पादन क्षेत्र है। सार और सेक्सन प्रमुख लौह उत्पादन क्षेत्र है। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 51 ए बी सी डी। ठीक है, 51 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर, यानी 1 और 2 सही है, 3 क्या है? गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में लोग व्याख्या देखते हैं। जो 3 था ये भैया लौह अयस्क ना होकर ये सार और दुसक्सोनी भी ये भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र ही थे। उसमें आपको लौह उत्पादक क्षेत्र दिया था, तो सार और सक्सोनी भी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगला है प्रश्न नंबर 52, सोवियत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के विघटन के परिणाम स्वरूप 15 स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। बिल्कुल बात सत्य, इसका विघटन 1991 में हुआ था। इसके विघटन पर स्वतंत्र हुए सभी राज्यों द्वारा एक राष्ट्रकुल बनाया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 52, कोई राष्ट्रकुल भी नहीं बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। केवल एक इसका सही है। प्रश्न नंबर 52, देखो हाँ, देखो इसमें राष्ट्रकुल तो बनाया गया था, लेकिन 3 बाल्टिक राज्यों अर्थात एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को छोड़कर 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बनाया था। अच्छा देखो, मैंने शायद बता दिया था कि नहीं बनाया गया, तो 12 राज्यों ने बनाया था। ठीक है, यानी 12 राज्य का मतलब यहाँ पर देश की बात हो रही है। 3 राज्यों को छोड़कर जो बाल्टिक राज्य है, बाल्टिक राज्य भी यानी बाल्टिक देश भी बहुत बार पूछे गए हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बनाया था, ना कि भैया पूरे 15। अगला प्रश्न नंबर 53, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। इस देश का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण 11 समय क्षेत्र यानी टाइम जोन, जैसे कि भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद की लाइन से होकर गुजरती है। 53 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई? 53 में ये क्या है? तीनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 54, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओब और एनेसी नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ओल्गा नदी उत्तरी ध्रुव महासागर में गिरती है। और जो कम चटका प्रादीप भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र है, एल्ब्रूस शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है। आपको क्या बताना है आगे हम लोग देखते हैं। 54 में आखिर बताना क्या है? सही बताना है कि गलत बताना है? ठीक है, तो सही बताना था, सही नहीं है, सही नहीं बताना था। ए बी सी डी, 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 क्या है? सही नहीं है, बाकी ये 3 और 4 सही थे। 1 और 2 सही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उब और एनिस नदियां जो नदियां हैं वो उत्तरी ध्रुव महासागर में गिरती हैं। और ठीक है, ओब और एनिस नदियां उत्तरी ध्रुव सागर में गिरती है, और ओल्गा नदी जो है वो ना वो कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। नंबर 55 है, रूस में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस में कुल क्षेत्रफल के थोड़े से ही भाग में खेती होती है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्रफल संसार के किसी अन्य देश की कृषि भूमि की तुलना में काफी बड़ा है। यहाँ वर्धन काल बहुत बड़ा होता है। यहाँ वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 55। ठीक है, नंबर 55 में ऑप्शन नंबर इसका 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 55 का सही आंसर। 2 गलत है, तो क्यों गलत है?
क्योंकि यहाँ वर्धन काल बहुत छोटा होता है, ना कि बड़ा। वहां पर दिया गया था बड़ा। प्रश्न नंबर 56 देखो। प्रश्न नंबर 56 में आपसे पूछा जा रहा है कि रूस की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु की कठोरता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। क्या जो शीत ऋतु की कठोरता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम को क्या बढ़ती जाती है। यहाँ शीत ऋतु में देश के सभी भागों में हिम आवरण यानी कि बर्फ का जमाव हो जाता है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा काकसस पर्वतों पर होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 56। ठीक है, नंबर 56 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर। क्यों? एक गलत है, क्योंकि भाई पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व को बढ़ती जाती है। उत्तर में रूस के उत्तर में साइबेरियन क्षेत्र जो है वो तो बर्फ से हमेशा ढका ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 57। नंबर 57 है, रूस में कृषि और पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं की खेती स्टेपी प्रदेश के उपजाऊ मिट्टी में की जाती है। साइबेरिया के सभी क्षेत्र खेती के अयोग्य हैं। रूस की यूरोपीय भाग में दुग्ध व्यवसाय का अच्छा विकास हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 57। ठीक है, ये रूस के संबंध में, रूस के कृषि और पशुपालन के संदर्भ में ये तीनों बातें क्या है? सत्य है। ठीक, साइबेरिया के सभी क्षेत्र खेती के अयोग्य, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देती है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन से रूस में लौह अयस्क के स्रोत हैं? जुराल क्षेत्र है, कर्च प्रायद्वीप है और साइबेरिया है। ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 58। ठीक है, ये तीनों क्या है? लौह अयस्क के स्रोत भैया हैं। क्षेत्र के स्रोत जो है कर्च प्रायद्वीप भी और जुराल क्षेत्र भी और साइबेरिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखो इसको। रूस में लौह अयस्क जुराल क्षेत्र, कर्च प्रायद्वीप और साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। उसमें लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट के विपुल भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 60। नंबर 60 है, अच्छा बाकी 59। नंबर 59 देखो। निम्नलिखित में से कौन से रूस में कोयला के स्रोत है? जुराल क्षेत्र है, पूर्वी साइबेरिया है, कुछ नेट बेसिन है या और मास्को बेसिन है। ए, बी, सी, डी। प्रश्न नंबर 59। ठीक है, कोयला के स्रोत आपसे पूछा गया या भैया कोयला के क्षेत्र, तो ये यानी चारों जगह में कोयला पाया जाता है रूस में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन से रूस में पेट्रोलियम के स्रोत हैं? जुराल और उल्गा के मध्य जो काला सागर क्षेत्र, बास्किरिया है और पश्चिमी साइबेरिया। प्रश्न नंबर 60 में ए, बी, सी, डी में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 60। ठीक है, तो पेट्रोलियम के स्रोत हैं ये तीनों हैं भैया। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा डी आंसर। अगला है जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा भाई। रूस के संदर्भ में निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे लंबा लंबा जो रेल मार्ग है, क्या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ना? सही सुमेलित नहीं है ना? ये तो सुमेलित है भैया। 5 सागरों का पत्तन सेंट पीटर्सबर्ग है। वर्ष भर हिम मुक्त रहने वाला पत्तन है मास्क है और देश की राजधानी मास्को है। इनमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सिर्फ क्या? सिर्फ 2 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मास्को जो है ना वो 5 महासागरों का पत्तन है, मास्को है। ठीक है, नगर नदियों और नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लाडोगा झील तथा श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ लाडोगा झील का बहुत बार पूछा गया है, कहाँ है? रूस में स्थित है। ठीक है, चलो तो ये थे भैया क्लास 7 की भूगोल।
एनसीईआरटी बेस्ड जो दृष्टि पब्लिकेशन है भूगोल। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में क्लास 8, ठीक है। क्लास 8 की जो भूगोल है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सामाजिक विज्ञान संसाधन और विकास की कक्षा 8 की होगी। धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।